चलो हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल पे थे, उसमें मेन हमारा चल रहा था कि अल्कोहल जो है उसके पास एसोसिएटेड नेचर होता है, मतलब ROH ROH के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड अपन ने बोला था कि विद इंक्रीज इन molecular mass the van der Waals forces increases and hence boiling point also increases. सेकेंड अपन लोगों ने लिया था प्राइमरी ग्रेटर देन सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शियरी, क्योंकि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ेगी van der Waals फोर्स कम होगा और van der Waals फोर्स कम होने से बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा। थर्ड अपन ने देखा था कि सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस, तीन को अपन ने कंपेयर किया था, इथाइल अल्कोहल, डाइमिथाइल ईथर और उसके बाद में प्रोपेन। तो इथाइल अल्कोहल का मॉलिक्यूलर मास 46 आया था, उसके बाद डाइमिथाइल ईथर का भी 46 आया था और प्रोपेन का मॉलिक्यूलर मास हमारे पास 44 आया था। तो ऑलमोस्ट दे आर सेम मॉलिक्यूलर मास। इनका ऑर्डर हम लोगों ने लिया था अल्कोहल ग्रेटर देन ईथर ग्रेटर देन प्रोपेन, बिकॉज अल्कोहल हैज हाइड्रोजन बॉन्ड। ये सब आपके बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड पार्ट थे जो हमने कंप्लीट करे। नेक्स्ट अब हम लेंगे सॉल्युबिलिटी। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे पास होगी, हेडिंग लिखेंगे सॉल्युबिलिटी, जो भी सेकंड नंबर आ रहा हो थर्ड नंबर आ रहा हो। सॉल्युबिलिटी में लिखिए द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्कोहल, the lower members of alcohol are highly soluble in water, are highly soluble in water, because they can easily form hydrogen bonds. Full stop. With increase in size, साइज मतलब मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है, अल्कोहल में कार्बन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं। विद इंक्रीज इन साइज द एल्काइल ग्रुप बिकम्स लार्जर, द अल्काइल ग्रुप बिकम्स लार्जर एंड इट प्रिवेंट्स द formation of hydrogen bond with water, and hence solubility. एक्चुअली यहाँ पर एक कंफ्यूजन है, यहाँ पर मैंने वर्ड इसीलिए स्पेसिफाई कराया कि हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, क्योंकि अल्कोहल ROH जो है वो तो अपने आप में हाइड्रोजन बॉन्ड खुद से भी बना रहा है। ROH 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 इनके बीच में भी हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है, लेकिन ये बॉन्ड उसे किसके साथ बनाना है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। भाई डिसॉल्व कब होगा? व्हेन अल्कोहल फॉर्म्स हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर। ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन वाला पॉइंट है कि हम ये भूल जाते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाना है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर के साथ जब बन रहे हैं तो इट इज सॉल्युबल। जब साइज बढ़ेगी तो साइज बढ़ने के साथ में वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की कैपेसिटी है, पोटेंशियल है, वो धीरे धीरे करके कम हो जाएगा, इसलिए सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो वो ध्यान रखना कि हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर के साथ बनाने वाले की बात कर रहे हैं। दूसरा, इसी में लाइन चेंज करके या बी पॉइंट लिखकर लिख लो कि विद ब्रांचिंग the solubility increases, because
With branching, the surface area decreases. ब्रांच ज्यादा हो रहा है, टर्शरी हो गया, एक ही कार्बन पे 3 कार्बन और OH आ गए, तो सरफेस एरिया बिकम स्मॉलर. सरफेस एरिया बिकम स्मॉलर, ब्रैकेट में, ऑफ नॉन पोलर हाइड्रोकार्बन. सरफेस एरिया किसका कम हुआ? जो नॉन पोलर पार्ट है, जिसके पास चार्ज प्रेजेंट नहीं है, आर ग्रुप, अल्काइल ग्रुप, उसका हिस्सा छोटा हो गया. लेकिन जो पोलर पार्ट है, जिसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज है, जो आगे जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो अपनी जगह पर फ्री है. तो ये पार्ट छोटा हो गया, मतलब इसका अपना जो पोटेंशियल है वो अपने आप में बड़ा हो गया. तो ये जल्दी से हाइड्रोजन बॉन्ड बना के और सॉल्यूबल बन जाएगा. तो नॉन पोलर पार्ट का वही समझिए कि आपके पास 4 कार्बन है और OH है, तो ये पार्ट जो है ये नॉन पोलर पार्ट हुआ, अल्काइल ग्रुप, आर ग्रुप. अब यही पार्ट हमने ऐसे लिख दिया 1 2 3 4 और उसके बाद में OH. तो जो चीज नॉन पोलर पार्ट इतनी जगह ले रहा था वो अब थोड़ी सी जगह में आ गया. तो पहले इसका इफेक्ट इतना सारा था, अब इसका इफेक्ट इतना सा रह गया. OH तो जो पहले था वो का वही है, लेकिन इसका इफेक्ट कम या ज्यादा होने से सॉल्युबिलिटी पर इफेक्ट आ रहा है. पहले ये इंपॉर्टेंट हो रहा था, ये नेग्लिजिबल हो रहा था, अब ये छोटा हो गया तो इसका इंपॉर्टेंस बढ़ गया एंड द सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस. तो हम बोल रहे हैं विद ब्रांचिंग. ब्रांचिंग के भी बेटा हर पॉइंट में अलग अलग आंसर है. जैसे बॉइलिंग पॉइंट में हम जब भी आंसर देते हैं, इट इज रिलेटेड टू सरफेस एरिया, वॉन्डर वॉल फोर्सेस. हर जगह एक ही कॉन्सेप्ट नहीं लगा देते कि बोले हर जगह वॉन्डर वॉल फोर्स. यहाँ पे वॉन्डर वॉल फोर्स का सॉल्युबिलिटी से कोई लेना देना ही नहीं है, तो यहाँ आंसर वॉन्डर वॉल के फोर्स के टर्म्स में नहीं होगा. यहाँ पर हम लोग बोल रहे हैं कि विद ब्रांचिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस बिकॉज द नॉन पोलर पार्ट, द सरफेस एरिया ऑफ नॉन पोलर पार्ट इज डिक्रीज्ड. तो इसमें ऑर्डर लिखिए. टर्शियरी अपन ब्यूटाइल से कंपेयर कर लेते हैं, तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल ग्रेटर देन सेकेंडरी ब्यूटाइल अल्कोहल greater than isobutyl alcohol greater than n-butyl alcohol. आइसोमेरिक लेकर ही कंपेयर करना, वरना एक ब्यूटाइल, एक पेंटाइल, एक हेक्साइल ले लिया तो फिर मॉलिक्यूलर मास बढ़ रहा है. तो जब कार्बन के नंबर बढ़ेंगे तो सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी. तो जब भी हम कंपैरिजन करेंगे आइसोमेरिक फॉर्म से ही कंपैरिजन करेंगे. नेक्स्ट हमें कुछ नाम यही प्रॉपर्टीज में लिखना है. तो नेक्स्ट जो भी आपका पॉइंट आ रहा है, थर्ड फोर्थ वो डालो, थर्ड या फोर्थ जो भी है उसमें लिखिए मीथेनॉल इज पॉइजनस. Methanol is poisonous and is not used for drinking purpose. And is not used for drinking purpose. It may lead to blindness and even death. मिथेनॉल जो है वो पॉइजनस है, जहरीला है, इसीलिए उसको पीने के पर्पस में, ड्रिंकिंग पर्पस में नहीं लिया जाता. अब यहाँ पे ये नहीं कह रहे मैम आपने तो बोल दिया अल्कोहल पीने की अच्छी बात है, ऐसा नहीं बोल दिया भैया, बहुत गंदी बात है. लेकिन इथेनॉल का पार्ट जो है कौन सा, इथेनॉल C2H5OH, इट इज यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग पर्पस एंड इट इज ऑल्सो यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पस. कई जो खांसी वगैरह की दवाइयाँ होती हैं उनमें थोड़ा सा, बहुत स्लाइट अमाउंट जो है वो इथेनॉल का मिलाया जाता है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी वो यूज होता है. लेकिन मिथेनॉल इट इज पॉइजनस, इट मे लीड्स टू ब्लाइंडनेस एंड इवन डेथ.
ठीक है। ड्रिंकिंग पर्पस में कौन सा आता है? इथेनॉल। मेडिसिनल पर्पस में भी इथेनॉल। उसके बाद when 5% methanol, when 5% methanol is mixed with ethanol, when 5% methanol is mixed with ethanol, then the mixture is called as rectified spirit. Then the mixture is called as rectified spirit. नेक्स्ट प्योर इथेनॉल, फुल स्टॉप करके लिखते चाहिए। प्योर इथेनॉल मतलब 100% प्योर फॉर्म ऑफ इथेनॉल, प्योर इथेनॉल इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट अल्कोहल, is called as absolute alcohol. Physical properties of phenol. Physical properties of phenol. उसमें फर्स्ट पॉइंट, phenols are colorless, crystalline, solid or liquids. They are colorless, crystalline, solids or liquids. Second, they are less soluble in water. They are less soluble in water. Because the non-polar aryl group, अल्काइल मतलब बिना बेंजीन रिंग वाला, अराइल मतलब बेंजीन रिंग वाला, तो द नॉन पोलर अराइल ग्रुप is very large in size. Check, full stop. It is soluble in non-polar solvents. It is soluble in non-polar solvents. दूसरी लैंग्वेज में कई लोग ऐसा भी लिखते हैं कि दे डू नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विथ वाटर, सो दे आर इनसॉल्युबल। कई जन ऐसा भी लिखते हैं, चलता है। नेक्स्ट, बॉइलिंग पॉइंट। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ फिनॉल is higher due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. Due to intermolecular hydrogen bonding. ये हम लोग फिनॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहे हैं। फिनॉल बेंजीन रिंग के ऊपर OH 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 ये हमारे पास में आ गया। अब ये H और ये O, यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव, ये पार्शियल पॉजिटिव।
तो ऐसे इसके ऊपर पोलैरिटी भी डेवलप होती है, ये पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इस तरह से ये अपने आप में पोलैरिटी भी डेवलप करेगा और ये हाइड्रोजन बॉन्ड भी खुद ब खुद बना रहा है। इट फॉर्म्स इंटरमोलेक्युलर, एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये खुद का खुद से अच्छा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है तो फिर इसको तोड़ना और नया वाटर मॉलिक्यूल के साथ बनाना, इट विल रिक्वायर एनर्जी। तो इसलिए हम लोग लिखते हैं कि इट इज लेस सॉल्युबल इन वाटर। और इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों हो जाता है? बिकॉज इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इट रिक्वायर्स मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। नेक्स्ट हेडिंग आप लोग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। फिनॉल के लिए हमारे पास ज्यादा कोई प्रॉपर्टीज नहीं है, फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा नहीं लिखना है। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिए केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल। उसमें फर्स्ट रिएक्शन विथ मेटल्स। reaction with metals, ROH प्लस कोई भी मेटल ले लीजिए, अपन अभी Na ले लेते हैं। तो ये बनाएगा RONA और साथ में हाइड्रोजन निकलेगा। बैलेंस करने के लिए सब जगह 2 2 2 2 लिख दीजिए, तो ये बैलेंस हो जाएगा। अब इस जगह पर हम लोग देखें तो हम लोगों ने क्या बोला कि ROH प्लस Na, मतलब ROH में से R और O जो है वो अलग हो गया और H जो है वो अलग हो गया। इट मीन्स ROH dissociates to give H plus ions, और जब कोई चीज H plus आयन देती है तो वो कहलाती है कि इट इज एसिडिक इन नेचर। तो दिस रिएक्शन शोज दैट अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर बिकॉज इट गिव्स H plus आयन इन सॉल्यूशन। तो ये पहले थ्योरी लिखिए कि क्या कर रहे हैं। ये जो रिएक्शन है इसमें ROH dissociates to give H plus ion. It is called as Bronsted acid. अपन ने पढ़ा है लुईस एसिड, आर्मीनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड एसिड, ऐसे अलग अलग एसिड्स हैं। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड हम इसे बोलते हैं बिकॉज इट गिव्स H plus ions in solution. जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है, हम सिर्फ इसी रिएक्शन की इतने से पार्ट की बात कर रहे हैं, तो हमें यहाँ पर मिल रहा है RO माइनस एंड H प्लस। लैंग्वेज वाइज H प्लस को प्रोटॉन बोलते हैं, ये तो आपको पता है। इसे क्या बोलते हैं वो लिखिए, इट इज कॉल्ड एज एल्कोक्साइड आयन। वे उसके ऊपर चार्ज है इसलिए आयन तो कहला ही रहा है। आप खाली एल्कोक्साइड लिखोगे तो भी, लेकिन अपन अच्छे से लिख रहे हैं। इट इज एल्कोक्साइड आयन और सिंपली एल्कोक्साइड। अब यहाँ पे और इम्पोर्टेंट बात जो हमें लिखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, वो लिखिए अल्कोहल्स आर वीकर एसिड देन वाटर। अब हम कभी वाटर को एसिड तो बोलते ही नहीं है, हम तो क्या बोलते हैं, वाटर इज न्यूट्रल बिकॉज ऑन dissociation in presence of electrolyte it dissociates to give H plus and OH minus। एक तरह से हम बोलते हैं, जो सही आंसर है कि इट इज न्यूट्रल। क्यों न्यूट्रल है?
क्योंकि जितना H प्लस दे रहा है उतना OH माइनस भी दे रहा है। दूसरा तरीका ये है कि H प्लस दे रहा है ना, इट मीन्स इट इज एसिडिक। बोले OH माइनस दे रहा है ना, इट मीन्स इट इज बेस। अब हम अपना आंसर कौन सा निकाल रहे हैं? हमें सिर्फ H प्लस से मतलब है, क्योंकि हम कंपेयर कर रहे हैं। कंपेयर किसे कर रहे हैं कि अल्कोहल प्रोटॉन कितनी जल्दी देता है और वाटर प्रोटॉन कितनी जल्दी देता है। H प्लस आयंस के अमाउंट भी ज्यादा, तो कौन ज्यादा देगा? आंसर इज वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। ठीक है, हम ये नहीं बोल रहे कि वाटर एसिडिक हो गया, हमने बोला वाटर इज मोर एसिडिक एज कंपेयर टू अल्कोहल। जब इससे कंपेयर करोगे तो ये भी H प्लस दे रहा है, ये भी H प्लस दे रहा है, बट ये जल्दी डिसोसिएट होगा टू गिव H प्लस एज कंपेयर टू अल्कोहल, दैट इज ROH। अब क्वेश्चन दिमाग में आता है कि मैम क्यों? आपने तो बोल दिया कि dissociation of water to give H plus ion is easier in H2O as compared to that of alcohol, that is ROH. रीजन में बेटा हमारे पास में अगर हम HOH ड्रॉ करें तो H और OH स्ट्रक्चर भले ही ऐसा होता हो, मैं ये नहीं बोल रही कि ये स्ट्रक्चर नहीं होता। अभी अपने आंसर से कंपैरिजन के लिए जितना चाहिए उतनी बात करिए। हर वक्त ऐसा स्ट्रक्चर बनाने से थोड़ी आंसर आता है। OH और H क्या होगा? H अलग हो रहा है, OH अलग हो रहा है। H के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव या बाद में पूरा H प्लस होने वाला है, और OH के ऊपर पार्शियल नेगेटिव जो बाद में हो जाएगा OH माइनस और H प्लस। क्या हो रहा है? ये H को अपनी तरफ ज्यादा खींच रहा है, इसलिए ये नेगेटिव और ये वाला पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर इसमें अल्काइल ग्रुप भी O की तरफ खींच रहा है और H भी O की तरफ खींच रहा है। तो वो जो काम एक तरफ करने वाला था कि चल भाई जल्दी से तू पॉजिटिव हो जा, मैं नेगेटिव हो जाऊं, उसकी जगह यहाँ पर इसके पास दो पार्ट्स हैं। पता चलता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग पार्ट जो है O के लिए वो दोनों साइड से इफेक्टिव हो रहा है। तो दो साइड से इफेक्टिव होने के कारण H प्लस देने का जो रेट है वो इसमें डिक्रीज हो जाता है और इसके कंपैरिजन में इसमें वो रेट ज्यादा होता है। तो आपको रीजन में ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करना है कि हाँ भाई यहाँ पे दोनों तरफ से इफेक्ट हमें दिखाना है। लैंग्वेज चाहिए, लैंग्वेज लिखिए कि द टेंडेंसी ऑफ ऑक्सीजन to withdraw electrons in OH bond towards itself is decreased because the alkyl group releases electron towards oxygen atom. Alkyl group releases electron towards oxygen atom and increases its density and decreases the polarity. ये R अपना इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ छोड़ना चाहेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी जिसके कारण पोलैरिटी कम। अपन ने बोला है कि अल्काइल ग्रुप जो है वो ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा जिसके कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन ऑक्सीजन इंक्रीजेस, hence its polarity decreases and the tendency to lose H plus ion also decreases। वो स्टार्टिंग में अपन ने स्टेटमेंट डाल दिया है, स्टार्टिंग की अपनी यहाँ से हुई है
तो पहले अपन ने वो लिखा, उसके बाद आर के बारे में लिखा। आपको जैसा चेंज करना हो आप कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास ऐसा कोई पार्ट नहीं है जो इसकी डेंसिटी इंक्रीज कर रहा हो, इसलिए ये H प्लस आयन जल्दी रिलीज करता है एज कंपेयर टू ROH। तो बहुत इंपॉर्टेंटली दो बातें, क्योंकि ROH नॉर्मली हमारी आदत होती है कि OH ग्रुप है, NaOH, KOH, ROH, तो हम बोलते हैं इट इज बेसिक इन नेचर, जबकि हमारा आंसर है कि अल्कोहल इज एसिडिक इन नेचर। और कौन सा एसिड है? तो ब्रोंस्टेड एसिड है, क्योंकि ब्रोंस्टेड के हिसाब से H प्लस लेने और देने के टर्म में एसिड बेस बोला गया था। उसके बाद वाटर से कम एसिडिक है या वाटर से ज्यादा एसिडिक है? तो वाटर से कम एसिडिक है, इट इज वीकर एसिड देन वाटर। तो ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट ही है, अपने टॉपिक्स को क्लियर करना। उसके बाद बी पॉइंट डाल लो, क्योंकि हम एसिडिटी से रिलेटेड ही अभी पढ़ रहे हैं। तो लिखिए प्राइमरी अल्कोहल, उसके बाद ग्रेटर देन सेकेंडरी अल्कोहल, ग्रेटर देन टर्शियरी अल्कोहल। देखो मैं जैसे डायग्राम बनाऊंगी आपका दिमाग अपने आप चलेगा। RCH और OH, ये RCH2 OH। सेकेंडरी RCRH और OH। थर्ड वन RCRROH। मैंने बोला ये ज्यादा एसिडिक है एज कंपेयर टू दिस वन, एज कंपेयर टू दिस वन। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। क्या दिमाग चलना चाहिए? अभी आर के बारे में आपको समझाया है ना। एक आर है डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है, दो आर है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, है ना, डेंसिटी ऑन कार्बन विल इंक्रीज मोर, पोलैरिटी विल डिक्रीज एंड टेंडेंसी टू लूज H प्लस आयन विल डिक्रीज। अब ये सब मिलकर किस पर इफेक्ट डालने वाले हैं? ये सब कार्बन पे डालेंगे और कार्बन अपना इफेक्ट ऑक्सीजन पे डालेगा। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, किस पर बढ़ानी है? ऑक्सीजन पर, ठीक है। ऐसे यहाँ 1 2 3 और ये सब कुछ O, ठीक है। और OH को आपको ड्रॉ करना है तो भले ऐसा करिए, H को इधर की तरफ दिखाना है, बाकी सबको जाते हुए दिखाना है। H जो है वो यहाँ पर ऐसा, क्योंकि तभी तो खींचेगा, तभी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, नहीं तो डेवलप कैसे होने वाला है? स्टेटमेंट में लिखवा रहे हो, स्टेटमेंट रहेगा द अल्काइल ग्रुप्स आर, अल्काइल ग्रुप्स, या मतलब अपन आर की बात कर रहे हैं, कैपिटल आर। द अल्काइल ग्रुप्स आर electron releasing groups, are electron releasing groups। ब्रैकेट में शो प्लस आई इफेक्ट, प्लस के साथ कैपिटल आई लिखते हैं अपन, प्लस आई इफेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, and they increase the electron density, and they increase the electron density around the oxygen, around the oxygen, as a result the electrons of OH bond cannot be withdrawn strongly towards
oxygen and OH remains, OH मतलब OH bond remains strong. Hence acidic character decreases. और आपको बढ़ाना है तो एक वर्ड और लिख दो, hence tendency to lose H plus ion decreases. वो भी लाइन आपको ऐड करनी है तो कर लीजिए, कोई मनाही नहीं है. अपनी सेकंड रिएक्शन पे जा रहे हैं. ये सब कुछ एक ही रिएक्शन के अंदर था जिसमें हमने पूरा एसिडिक बिहेवियर से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट किया. अब हम लोग सेकंड रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम होगा एस्टेरिफिकेशन. एस्टेरिफिकेशन का सिंपल मीनिंग होता है एसिड प्लस अल्कोहल गिव्स एस्टर. एस्टर का फॉर्मेशन इसके अंदर होता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एस्टेरिफिकेशन. The reaction occurs in presence of concentrated acid, that is concentrated H2SO4 हमने लिया और यहाँ पर हम बाहर निकालेंगे H2O. अब एसिड CH3COOH, अल्कोहल C2H5OH in presence of concentrated acid it gives CH3COO C2H5 और साथ में निकल जाएगा H2O. ये सब आपको सेम लेकर लिखना है. इट इज CH3COO C2H5 प्लस H2O. अभी ये लिखने में आपको इजी लग रहा है क्योंकि मैंने लिख दिया और आपको आंसर मिल भी गया. इसी चीज को ऐसा समझिए कि आप तो अल्कोहल की रिएक्शन लिख रहे हैं तो आपके दिमाग में क्या होगा कि पहले मैं अल्कोहल लिखूं क्योंकि मेरे अल्कोहल के साथ रिएक्शन चल रही है, तो बोले अल्कोहल विद एसिड इन प्रेजेंस ऑफ ये. अगर ऐसा भी रिएक्शन हो तो अपने को ऑर्डर चेंज नहीं कर देना. ऑर्डर यही रहेगा कि इट इज CH3COO और उसके बाद में आप लोगे C2H5. ठीक है, ऑर्डर नहीं बदल देना कि पता चला हम अब ये लिख दें कि C2H5 उसके बाद COO CH3. नहीं, हम ये बॉन्ड ब्रेक नहीं कर रहे बेटा. बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ से H अलग निकल रहा है और यहाँ से OH अलग निकल रहा है. तो इसका H और इसका OH कंबाइन करेगा टू फॉर्म H2O. इसलिए आंसर है CH3COO C2H5. सेम रिएक्शन में अपन ने बोला है कि हमने कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज किया. इसी रिएक्शन में हम लोग यहाँ पर HCl गैस अगर यूज करें तो इस रिएक्शन का नाम हो जाएगा फिशर स्पीयर रिएक्शन या स्पेसिफिकली लिखे तो एस्टेरिफिकेशन. थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए इट इज फिशर स्पीयर रिएक्शन, क्योंकि एस्टेरिफिकेशन अगर वर्ड दे दिया तो मालूम है कि एस्टर बनने वाला है, लेकिन अगर खाली फिशर स्पीयर दिया तो हमें सोचना पड़ेगा कि ये कौन सी रिएक्शन है. तो सिर्फ रिएक्शन में हमने रिएजेंट बदल दिया. कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की जगह HCl गैस यूज कर ली. बाकी सब कुछ सेम है, रिएक्टेंट भी वही है, प्रोडक्ट भी वही है. तो हमारा जो भी नेम्ड रिएक्शन है इट बिकम्स फिशर स्पीयर रिएक्शन. Now third reaction with Grignard's reagent. तो CH3OH प्लस बेटा आर हम कुछ भी ले सकते हैं. हम CH3 ले रहे हैं, C2H5 ले रहे हैं, कुछ भी. इट डिपेंड्स कि हम लोगों को क्या दिया है या क्या हम लोगों को कन्वर्जन करना है, उसके हिसाब से. ये अपने को देगा CH3O MgBr. देखिए यहाँ पर हमें समझना रहेगा, एक सेकेंड, इसमें मैं आपको आंसर दूं कि
इट फॉर्म्स CH4 प्लस CH3OMgBr। तो आपको ये क्लियर नहीं होगा कि कौन से वाले ने एल्केन बनाया और कौन से वाले ने CH3OMgBr बनाया। तो इस चीज को बहुत क्लियरली समझिए बेटा कि हम लोग बॉन्ड को कैसे ब्रेक करते हैं। आप लोग क्या सिर्फ रिएक्शन लिखकर छोड़ देते हो, वहां सेम था तो आपको इजी गोइंग समझ में आ जाएगा। अब देखो CH3 के साथ में O है और O के साथ कौन जुड़ने वाला है, MgBr। तो जो एल्केन बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, ये वाला पार्ट जो है वो एल्केन का फॉर्मेशन कर रहा है। यहाँ तो आपको पता ही नहीं चला, बोले अरे मैम CH3OMgBr और CH4। लेकिन बात को समझिए कि इस वाले से ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, मतलब जो ये लूज कर रहा है वो H का क्लीवेज कर रहा है, H को हटा रहा है। यहाँ से C2H5 इस H के साथ ज्वाइन होगा टू फॉर्म C2H6 यानी एल्केन, इथेन बन गया हमारा। और बाद में हमें मिला CH3OMgBr। नॉर्मली ये रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नॉर्मल रिएक्शन हमेशा ड्राई ईथर में रहती है। अब आपको मैंने अभी तक सिर्फ 3 रिएक्शन में लिखवाई। पहली वाली तो आपको समझ में आई कि हाँ भाई H+ से रिलेटेड था। दूसरा वाले में मैंने आपको इजी गोइंग करने के लिए आपको ये समझा दिया कि ये और ये ऐसे ऐसे ले लो, बट मैंने वर्ड यूज किया इजी गोइंग करने के लिए। एक्चुअली में जो डिफरेंस होता है, एक्चुअली समझिए उसमें क्या होगा कि ये जो भी रिएक्शंस हम पढ़ रहे हैं ये सारी रिएक्शन क्लीवेज ऑफ H+ आयन को शो कर रही है। पहले वाले में भी H+ अलग हुआ, इस वाले में भी H+ जो है वो अलग हुआ, तो इस वाले में अलग क्यों नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आपको समझाया नहीं, है ना। एक्चुअली जो हम लोग इसको लेते हैं वापस ये वाला एस्टेरिफिकेशन लिखिए मत, आप लोग जो लिख चुके हैं वो राइट रहेगा, कोई इशू नहीं है। ये RCOH प्लस R-OH, ये जो एक्चुअल रिएक्शन है इसमें हम लोग लेते हैं RCO और OR-, ये H2O जो है वो निकल जाता है, ये हमेशा H छोड़ रहा है और ये वाले का OH हम लोगों ने लिया। फर्क आपको क्यों नहीं दिखा, क्योंकि RCO स्टार्टिंग वाला ये वाला लेना है, एंड वाला आपको अल्कोहल वाला लेना है, इसलिए फर्क नहीं पड़ा। और फिर भी मैं अपने आप को वापस से क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि गिव एग्जांपल्स ऑफ 3 रिएक्शन 2 रिएक्शन in which there is cleavage of hydrogen in alcohol, क्या लैंग्वेज है, cleavage of hydrogen in alcohol। cleavage का मतलब हाइड्रोजन का टूटना। तो ऐसे में फिर आपको रिएक्शन ढूंढने में प्रॉब्लम हो जाएगी। तो पहली रिएक्शन तो वो हो गई जो एसिडिक नेचर बता रही है। दूसरी रिएक्शन एस्टेरिफिकेशन वाली, इसमें भी H अलग होगा, इसका OH अलग होगा और ये RCO और OR- का फॉर्मेशन करेगा। एग्जैक्ट ये पहले मैंने ऐसा क्यों नहीं बताया, क्योंकि बेटा आपको पहले ये जरूरी था कि R कौन सा लेना है, तो पहले आपका वो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए था। तो इट इज मैंने बोला कि RCO OR- ले लो, वो जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि पहले R कौन सा लेना है, बाद में R कौन सा लेना है। अब एग्जैक्ट आंसर कि भाई हम लोग जब 3 चीजें पढ़ रहे हैं, तीनों को हम किसके अंडर में पढ़ रहे हैं, इन द क्लीवेज ऑफ H हाइड्रोजन इन अल्कोहल। तो पहला हमारा एसिडिक वाला, दूसरा एस्टेरिफिकेशन में भी H अलग हो रहा है और तीसरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले में भी H अलग हो गया। एक और लेंगे, ध्यान रखिएगा प्लीज, वरना आप मुझे बाद में भी अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो बोलोगे मैम आपका गलत था। गलत नहीं है भाई, मेरा आपके दिमाग तक पहुंचाने के लिए ये चेंजेस मुझे करना पड़े। नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं रिएक्शन विद असाइल क्लोराइड RCOCl। इसको अपन लोग एग्जांपल के फॉर्म में लेंगे CH3COCl और इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं विद C2H5O
इसमें डेफिनेटली अभी आपको पता चल गया कि हम H को तोड़ने वाली बात कर रहे हैं, तो H जब यहाँ से निकलेगा तो वो Cl के साथ चला जाएगा। ये रिएक्शन अकर होगी इन प्रेजेंस ऑफ pyridine, HCl अलग निकल गया। बाय प्रोडक्ट हमेशा बाद में लिखते हैं। मेन जो हमारा है वो है CH3COOC2H5। एस्टर बन गया हमारे पास CH3COOC2H5। इट इज इथाइल इथेनोएट, दोनों तरफ दो दो कार्बन है, इथाइल इथेनोएट। लास्ट हम लोग ले रहे हैं विद एसिड एनहाइड्राइड। बोर्ड पे लिखे, देखिए CH3COOH, ये एसिडिक एसिड हो गया। एक और CH3COOH, ये दो एसिड हुए, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटिक एसिड। इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल हटा दो, क्या बचा हमारे पास? वी आर CH3CO, नीचे भी एक CH3CO, ये वाला CH3CO, CH3CO, ये वाला जो O है ये बीच में जाके ज्वाइन हो जाएगा। इसे हम कहते हैं एसिड एनहाइड्राइड। एसिड में से पानी निकाल दिया, वो बन गया एसिड एनहाइड्राइड। तो वो भी आपको पता चलना चाहिए कि हमने कैसे निकाला, क्या करा। अब साथ में हम रिएक्ट कर रहे हैं विद C2H5OH। H को हमें हटा देने का है, ये H का क्लीवेज शो करना है। तो एक आपका हो गया CH3COO और ये वाला H, तो CH3COOH प्लस CH3COOC2H5। ठीक है, यहाँ पर आया CH3, ये वाला CO और ये OC2H5। वापिस से हमारे पास इथाइल इथेनोएट बन गया। एक बना हमारे पास एसिटिक एसिड और एक बना इथाइल इथेनोएट। ये सारी रिएक्शंस हमारे क्लीवेज ऑफ हाइड्रोजन को शो कर रही है फ्रॉम इथेनॉल। खाली एस्टेरिफिकेशन वाले को मैंने 2 मिनट बाद समझाया, बेटा कंफ्यूजन नहीं करना, वो सब कुछ H+ के क्लीवेज पर ही है।